तो नहीं गए, मगर कुछ 2-4 महीने के बाद से हमने शॉप अपनी क्लोज करके रखी थी, तो उसके बाद हमने कंटिन्यू कर लिया। लेकिन कोई किसी ने नुकसान शॉप को नहीं पहुंचाया? बिल्कुल, जो हमारे आस पड़ोस है उन्होंने पूरी इस हमारी प्रॉपर्टी जो है, जो सामान था उसकी देख रेख है। एक पैसे का भी अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। नहीं नहीं, हम घर में भी रहते हैं, वहाँ भी कोई अभी तक कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ बिल्कुल सेफ था। मुझे ये बता, सेफ है। अभी सेफ है कितने? मैं इस वक्त अनंतनाग के रेशी बाज़ार में हूँ। रेशी बाज़ार अनंतनाग का दिल माना जाता है, यानी सबसे घना और सबसे बिजिएस्ट बाज़ार माना जाता है। और ठीक इसी रेशी बाज़ार में, इस रेशी बाज़ार का नाम इसलिए रेशी बाज़ार है क्योंकि हज़रत बाबा रशी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बिल्कुल दरगाह बगल में है, और इसी कारण इसका नाम रेशी बाज़ार है। मेरे साथ वो बंटी जी हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और इस समय रेशी बाज़ार के एक बड़े दुकानदार हैं। बंटी जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि 1989-90 में जब माइग्रेशन हुई, आप नहीं गए? नहीं, हम तो नहीं गए, मगर कुछ 2-4 महीने के बाद से हमने शॉप अपनी क्लोज करके रखी थी, तो उसके बाद हमने कंटिन्यू कर लिया। लेकिन कोई किसी ने नुकसान शॉप को नहीं पहुंचाया? बिल्कुल, जो हमारे आस पड़ोस है उन्होंने पूरी इस हमारी प्रॉपर्टी जो है, जो सामान था उसकी देख रेख है। एक पैसे का भी अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। नहीं नहीं, हम घर में भी रहते हैं, वहाँ भी कोई अभी तक कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ बिल्कुल सेफ था। मुझे ये बता, सेफ है। अभी सेफ है कितने परिवार ऐसे कश्मीरी पंडित परिवार होंगे जो अनंतनाग में इस समय भी रहते हैं? आपके रिश्तेदार हैं, यही हैं, या जम्मू चले गए? परमिट तो इस टाइम हम ही रहते हैं, बाकी जो पीएम पैकेज में आ गए कुछ एम्प्लॉयज़ वो आते जाते रहते हैं, ऐसे परमिट तो हम ही रहते हैं। तो आपके रिश्तेदारों में से कितने ऐसे हैं जो जम्मू में हैं? सारे हमारे जितने भी रिलेशन है वो सारी जम्मू, दिल्ली, बम्बई ऐसे चली गई हैं। सब चले गए हैं। तो आप जब 90s में थे उस वक्त भी आपने ये कारोबार किया या आपको बंद रखना पड़ा? ना ना ना, बिल्कुल कंटिन्यू, कभी बंद नहीं रखा। जब भी हम ये मस्त गुल का दौर भी देखा, कोई कोई बड़े बड़े ऐसे भी हमने सरार शरीफ का दौर देखा, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। हम हालांकि यहाँ तब 40 दिन का कर्फ्यू लग गया था, लेकिन हमारे आस पड़ोसी जो भी थे वो पहले हमको घर में खाना पहुँचाते, फिर खुद को खाते, क्योंकि उस टाइम हम बाहर नहीं निकल सकते थे, ऐसे हालात। मगर जो हमारे आस पड़ोसी हैं, महल्ले में हैं, महल्लेदार हैं, जो हमारे यार दोस्त हैं, हमको दूध दही सब जो भी हमको मिलता पूरा घर में मिल जाता था। अच्छा। हाँ जी, ऐसी कोई। तो मुझे बताइए कि पीएम पैकेज का फायदा तो उन लोगों को हो रहा है जो आपके समुदाय के लोग जम्मू में या विस्थापित होकर बाहर कहीं चले गए हैं। क्या आपके बच्चों को भी पीएम पैकेज का फायदा हो रहा है या कोई फायदा नहीं? नहीं, वो तो अलग बात है, पीएम पैकेज हो या ना, वो तो अलग दूसरी बात है। उसमें तो जो उसमें सूट करता है उसको मिल जाता है, जो नहीं करता है उसको नहीं मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, तो यानी आप, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके अड़ोस पड़ोस के लोग कभी कोई दिक्कत का सामना करना? तभी जब हमारे आस पड़ोस यार दोस्त हमारे ठीक है, तभी हम इतना यहाँ 30-32 साल हमने गुजारे। लेकिन कई लोगों से जब हमारी बात होती है वो ये भी कहते हैं चूंकि हमारा कारोबार यहाँ पर था इसलिए मूव करना मुश्किल था हमारे लिए। क्या वो एक वजह थी या आपको वाकई? हम जन्मे हैं कश्मीर में, तो इसलिए हमारा सुकून भी कश्मीर में ही है। हम जम्मू कश्मीर से जब बाहर निकलते हमको पूरा अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। यानी आपको लगता है मतलब मुकम्मल नहीं हो पाता अगर आप यहाँ से? हम घर कभी भी जाते हैं, किसी यार दोस्त के या रिश्तेदार के पास हम कभी भी जाते हैं, हम सेटिस्फाई नहीं रहते। हम जितना हम कश्मीर में अपना आपको एक ठीक समझते हैं, अपना सुकून से जीते हैं। अच्छा बंटी जी, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है कितना और वक्त लगेगा कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को कश्मीर घाटी वापस आने में? क्या आपको लगता है कि हालात अब ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने घरों में वापस आ सकते हैं? और दूसरा ये कि कितना कितना पैसा एक एक कश्मीरी पंडित को लगेगा दोबारा से अपने घरों को रिनोवेट करने में? बात तो अलग है, वो तो इंसान गुजारा करने पाए तो 1 लाख के ऊपर भी गुजारा कर सकता, नहीं तो करोड़ भी कम पड़ जाते हैं। वो तो अपनी अपनी जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उसके, वो तो कोई अलग बात। जितना इंसान, जितनी कहते कश्मीर में कहे जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ, बाकी तो। अगर मान लीजिए जो जिनको आप जानते हैं जिनके मकान यहाँ पर हैं, ज़मीनें यहाँ पर हैं, आज अगर दोबारा से मकान नया बनाना पड़े कितना पैसा लगेगा? आप देखिए मकान, आप जिन लोगों ने यहाँ ज़मीन बेची, आज से 30 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए की ज़मीन यहाँ बेची या मकान बेचा, उसने वही 1 लाख रुपये दिल्ली या बम्बई में इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका इस टाइम कास्ट है 50 लाख। तो वो ऐसी बात है कि अगर यहाँ से किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई 10 रुपये की खरीदी, या कोई आज उसके मुकाबले अगर उसने बाहर दिल्ली, बम्बई, पुणे में इन्वेस्टमेंट किया, उसकी 50 टाइम इन्वेस्ट बढ़ गई, जबकि कश्मीर में 10 गुना बढ़ गया। तो ऐसे को ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है ना। नहीं, आप गवर्नमेंट बोले नहीं वो है कि किसी ने ज़बरदस्ती, ऐसी तो मैक्सिमम 95% किसी ने ज़बरदस्ती बेची है, अपनी मर्ज़ी से बेची हैं।
हाँ मैक्सिमम तो 94 जो हम भी देखते हैं 90। बाकी अगर किसी ने यहाँ मेरे को लगता है किसी लोकल ने यहाँ किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, मेरे को लगता है उसके यहाँ के जो आस पड़ोसी हैं अगर जेन्युइन नहीं उसने किसी ने कब्जा किया वो भी उसको हेल्प करेंगे कि ताकि इसकी प्रॉपर्टी है इसको खाली करके दो। बाकी ऐसी बात तो नहीं है। बाकी अब किसी ने बेची उसने अपनी मर्जी से बेची, चाहे 10 रुपये में बेची, लाख रुपये में बेची, करोड़ रुपये में बेची, उसने बाहर इन्वेस्टमेंट करके। आप दिल्ली का रेट देखिए आज से 30 साल का अगर एक फ्लैट LG छोटा सा फ्लैट 90,000 रुपये का मिलता था, वो आज 50 लाख रुपये मिल रहा है। तो जिसने कश्मीर में प्रॉपर्टी बेची है तो हर एक अपने अपने एंगल से देखता है। बाकी अगर दोनों तबके चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अगर हर एक बंदा चाहे तो हालात ठीक होने में 1 साल भी लग सकता है। तो अगर नहीं चाहेंगे तो 50 साल का तक भी ऐसे पड़ा रहेगा। अच्छा, मुझे अंत में एक चीज़ बताइएगा कि फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स, मैं उसमें नहीं पढ़ता। वो तो देखिए वो तो जो उनके डायरेक्टर हैं उसका अपना बिजनेस है, उसको अपना जैसे हम एक छोटे दुकानदार हैं, हमको अपने बिजनेस का ठीक तरह से ताकि हम 4 पैसे कमाएं। उसने जिसने डायरेक्टर बनाई, जिसने अपने 4 पैसे कमाने के बाद से बनाई। बाकी अगर उसको मैं मेरे दिमाग से अगर मैं उसके दिल में कश्मीर के वास्ते इतना हेल्पफुल है, अगर उसने 200-300 करोड़ रुपये बनाए, उससे एक चैरिटी ट्रस्ट खोले उसमें। बाकी तो कश्मीर के एक वास्ते जो भी कश्मीरी को बदनाम कर रहे हैं वही एक क्या नाम है उसका कॉलोनी बनाए, हम बोलेंगे ना उसको कश्मीरी के वास्ते। बाकी वो पैसों का खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बंटी जी, आपने सुन लिया साफ तौर पर इनसे कि ये रेशी बाजार में कारोबार करते हैं। बाहर भी देखिए हमारे मार्केट आसपास मार्केट हमारा जो 95% बिजनेस यहाँ के लोकल लोगों से चलता है। अगर हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं तो यहाँ के लोकल हमारे कस्टमर 95% लोकल हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हमारे 95% लोग हैं। बाकी ऐसे कोई हमारे जो यहाँ लोग हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि डरने की। इंसान को खुद भी थोड़ा ये हिम्मत लानी होती है, बाकी डरने की ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी पिछले 6 महीने पहले यहाँ से फिर से हालात ख़राब हो गए, सारे लोग भाग गए, तो भी हमारे पड़ोसियों ने हम सपोर्ट किया, ऐसी कोई बात नहीं। और हमने भी खुद भी अपना एक मनोबल ऊंचा करना पड़ता है जिससे हम के इंसान को ताकत आए कि हम बैठ सकते हैं। बाकी यानी साफ तौर पर आपका ये कहना है कि सरकार आपको नहीं ला सकती, 2 कदम आप ही को उठाना पड़ेगा। हम सरकार के खिलाफ भी नहीं है, उनको अपना काम करना है, लोकल को अपने काम करना है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो अपने काम कर रहे हैं, हर एक बंदे को मिलजुल के काम करना है। बाकी हम किसी बंदे को चाहे गवर्नमेंट हो, कोई पुलिस वाला हो, हम किसी के खिलाफ नहीं बोले। आप हर एक उसको अपनी टांगों के ऊपर देखना पड़ता है कैसे हम ये करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया बंटी जी का साफ तौर पर एक ये कहना है कि ये पिछले 30 साल से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है। लेकिन इनका भी ये कहना है कि जहाँ तक कश्मीरी पंडित समुदाय के कश्मीर वापस आने का ताल्लुक है, उसमें 2 कदम उन्हें भी चलना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तब जाकर संभव हो पाएगा कि वो घाटी वापस आ सकें।